रीमा शाह आपको अपने प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती है। आज मैं आपको उस वक्त के बारे में बताऊंगी जब हमारी ज़मीन पर डायनासोर्स रहते थे। ये आज से तकरीबन 24 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। ये बड़े बड़े डायनासोर्स घास के मैदानों में घूमते थे और उस वक्त मैमल्स बहुत छोटे होते थे। ये हाथी, गैंडे, हिप्पोस और दरियाई घोड़े जैसे बड़े बड़े मैमल्स उस वक्त इवॉल्व नहीं हुए थे। इसकी वजह ये थी कि खुराक का बड़ा हिस्सा डायनासोर्स जैसे देवकामत खा जाते थे। लेकिन फिर वक्त ने ऐसी अंगड़ाई ली कि डायनासोर्स दुनिया से ही नापैद हो गए। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतने ताकतवर जानवर आखिर क्यों सफाई हस्ती से हमेशा के लिए मिट गए? ये एक ऐसा सवाल जिसने साइंसदानों को लंबे अरसे से परेशान कर रखा है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी वजूहात के बारे में बताऊंगी जिनको डायनासोर्स के खात्मे की वजह समझा जाता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इन वजूहात के बारे में बात करने से पहले आपको मुख्तसर उस दौर का बताते हैं जब डायनासोर्स इस दुनिया में रहते थे, ताकि आप ये समझ सकें कि हमारी ज़मीन क्या थी और क्या से क्या हो गई, यानी वक्त के साथ साथ इसमें कैसे तब्दीलियां आती गईं। साइंसदानों ने उस दौर में जब डायनासोर रहा करते थे उस दौर को मेसोजोइक इरा का नाम दिया है। इस लंबे टाइम पीरियड को 3 मजीद हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें सबसे पहला दौर ट्रायसिक पीरियड, दूसरा जुरासिक पीरियड और तीसरा क्रिटेशियस पीरियड कहलाता है। दोस्तों, ट्रायसिक पीरियड जो आज से 25 करोड़ से 20 करोड़ साल पहले का अरसा था, उस वक्त की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उस दौर में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बरे आज़म था, जिसे आज पेंजिया के नाम से जानते हैं। यानी पूरी ज़मीन में हर तरफ पानी ही पानी था और दरमियान में खुश्की का एक बड़ा सा टुकड़ा था। उस दौर में आबोहवा शदीद गर्म और खुश्क हुआ करती थी। ज़मीन बड़े बड़े सहराओं से ढकी हुई थी। यही वो दौर था जब डायनासोर्स इवॉल्व हुए। ये बड़ी बड़ी जिसामत वाले 90 फीट से ज़्यादा लंबे और 50 फीट से ज़्यादा ऊंचे ये हैवान इसी दुनिया में फिरते थे। दोस्तों, रेप्टाइल्स यानी इन रेंगने वाले जानवरों के लिए गर्म मौसम परफेक्ट होता है और ये दौर शदीद गर्म और खुश्क था। और फिर ज़मीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स ने हरकत करना शुरू की, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आए और बड़े पैमाने पर आतिशफशां पहाड़ फटने लगे। इन ज़लज़लों और आतिशफशाओं के फटने की वजह से पेंजिया आहिस्ता आहिस्ता 2 हिस्सों में टूटकर तकसीम हो गया। इस तकसीम की वजह से नॉर्थ अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकियानूस दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। दोस्तों, उन ज़लज़लों के नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में तबाही हुई। बेशुमार जानवरों, पौधों और परिंदों की नस्लें ही खत्म हो गईं, लेकिन डायनासोर जिंदा बचे रहे। न सिर्फ जिंदा बच गए बल्कि इसके बाद डायनासोर्स की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इनकी कई इकसाम इस दुनिया में नई पैदा हुई। ये आज से 20 करोड़ साल से 14 करोड़ साल पहले का दौर यानी जुरासिक पीरियड था। यहाँ पहला पीरियड खत्म हुआ और दूसरा यानी जुरासिक पीरियड स्टार्ट हुआ। इस पीरियड में ज़मीन का दर्जा हरारत कुछ हद तक कम तो हुआ, लेकिन फिर भी आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि तब फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इसके बाद तीसरा पीरियड यानी क्रिटेशियस पीरियड शुरू हुआ, यानी आज से 14 करोड़ से 6 करोड़ साल पहले का दौर था। दोस्तों, क्रिटेशियस पीरियड में हमारी ज़मीन पर कई नए बरे आज़म नमूदार हुए, यानी खुश्की का एक बड़ा टुकड़ा जो जुरासिक एरा में 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, अब वो 2 से और भी आगे कई छोटे बड़े हिस्सों में तकसीम हुआ। अब डायनासोर्स मुख्तलिफ बरे आज़मों पर घूमते फिरते थे, लेकिन उस दौर की एक और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में सांपों की नस्ल भी उसी इरा में इवॉल्व हुई। यानी अगर आप आज से 14 करोड़ साल पीछे चले जाएं तो आपको कहीं भी सांप नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये 14 करोड़ से 6 करोड़ साल के दरमियान में इवॉल्व हुए हैं। इसके अलावा कई फूल देने वाले पौधे भी इस दौर में इवॉल्व हुए और मक्खियों की एवोल्यूशन भी इसी दौर का वाक़या है। इसी वजह से पौधों और फूलों के फैलाव में भी इन मक्खियों ने बहुत मदद फ्राहम की और दूसरे छोटे मैमल्स भी उसी दौर में नमूदार होना शुरू हुए थे। डायनासोर्स के ख़त्म होने के बाद और ज़मीन पर इंसानों के एवोल्यूशन से पहले तकरीबन 65 मिलियन साल यानी 6.5 करोड़ साल गुजर चुके थे। दोस्तों, क्रिटेशियस पीरियड ही वो दौर था जिसके इख्तिताम पर दुनिया से 3/4 जानवर और पौधों की नस्लों का अचानक ख़त्म हो गए। इन ख़त्म हो जाने वाले जानवरों में डायनासोर्स भी शामिल थे। इस बड़ी तबाही को KT एक्सटिंक्शन का नाम दिया गया। अमेरिका के डॉक्टर लुइस अल्वारेज और उनके बेटे डॉक्टर वॉल्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसी मास एक्सटिंक्शन पर रिसर्च की। 1974 में इन्होंने KT बाउंड्री यानी वो जगह जिसे एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड समझा जाता है, वहाँ की चट्टानों से मिट्टी के कुछ नमूने इकट्ठे किए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इनको टेस्ट किया। इस टेस्ट के नतीजे में इन्होंने एक हैरत अंगेज चीज़ नोट की। वो चीज़ थी इरिडियम। यानी KT बाउंड्रीज से लाई गई इस मिट्टी में इरिडियम की तादाद 600 गुना ज़्यादा थी। ये एक ऐसी धात है जो ज़मीन पर तो बहुत नायाब है, लेकिन खला में वाफर मिकदार में पाई जाती है। अपनी इसी रिसर्च की फाइंडिंग्स को इन्होंने 1981 में पब्लिश किया और एक थ्योरी पेश की, जिसे अल्वारेज थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में कहा गया है कि मिट्टी में मौजूद इरिडियम की ज़्यादा मिकदार इस बात का वाज़िह सबूत है कि करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड तेज़ रफ्तारी से खला में घूमता हुआ अचानक ज़मीन से टकरा गया, जिसने पूरी दुनिया को, हमारी इस ज़मीन को हिलाकर रख दिया। अल्वारेज थ्योरी को मज़ीद तकवीत उस वक्त मिली जब 1991 में क्राइम सीन मंजरे आम पर आया, यानी वो जगह जहाँ ये एस्ट्रॉइड ज़मीन से टकराया था।
ये जगह मेक्सिको में वाक़ युकाटान जज़ीरा नुमा या युकाटान पेनिनसुला के शुमाली साहिल पर है, जिसे चिक्सलव क्रेटर का नाम दिया गया है। इस जगह 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा है और ये बात मानी जाती है कि यही वो जगह है जहाँ एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया था। इसी हादसे में डायनासोर्स की नस्ल तबाह हो गई थी। दोस्तों, ये एस्टेरॉयड्स वो अरबों छोटे बड़े पत्थर होते हैं जो निज़ाम शमसी के क़याम के वक्त आपस में जुड़कर कोई बड़ा स्यारा या स्यारे नहीं बना सके। खला में मरीख और जुपिटर के दरमियान पत्थरों का घूमता हुआ दायरा है। इसे एस्टेरॉयड्स बेल्ट कहते हैं। ये एस्टेरॉयड्स बस सूरज और जुपिटर की कशिश के दरमियान फंस कर रह गए हैं और एक दायरे से में घूमते रहते हैं। लेकिन जुपिटर की जन्नती कशिश से ये कभी महफूज नहीं रहते। इसी ताकत के बाइस कई बार एस्टेरॉयड बेल्ट से पत्थर गिरकर सूरज की तरफ जाते हैं, फिर इनके रास्ते में जो स्यारा या चांद आ जाए उससे टकरा जाते हैं। करोड़ों साल पहले जब 10 किलोमीटर बड़ा एक ऐसा ही एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया था तो उस वक्त हमारी ज़मीन जिंदगी से भर चुकी थी। जिस जगह ये ज़मीन से टकराया वहाँ से 1000 किलोमीटर चारों तरफ हर जिंदा शय ख़त्म हो गई। इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आज ज़मीन पर मौजूद तमाम न्यूक्लियर वेपन्स को एक बार धमाके से उड़ा दिया जाए तो भी इस कॉमेट के ज़मीन से टकराने की एनर्जी इससे 1000 गुना ज़्यादा थी। फिर इस धमाके से जो गर्द और आतिशी तूफान उठा उसने आसमान को घेर लिया। इसे तारीख में न्यूक्लियर विंटर के नाम से जाना जाता है। इसी न्यूक्लियर विंटर के दौरान ज़मीन पर मौजूद 75% जानदारों की नस्लें ही ख़त्म हो गईं। इनकी स्पीशीज सफाई हस्ती से मिट गईं, खास तौर पर वो जानदार जो साइज में बड़े थे। किसी गार में छुपकर लंबी सर्द रात नहीं गुजार सकते थे। उन्हें खुराक भी ज़्यादा चाहिए थी। वो सब खत्म हो गए। इन्हीं में डायनासोर सरे फहरिस्त हैं। ये थी एक बड़ी वजह जिसे डायनासोर्स की नस्ल के खात्मे का सबब समझा जाता है। लेकिन इसके अलावा साइंटिस्ट ने कुछ और भी थेरीज पेश की हैं, जिनमें से एक ये भी है कि डायनासोर्स के जिस्म तो बहुत बड़े थे लेकिन इसके मुकाबले में सर बहुत छोटे थे। इनके सर छोटे की वजह से दिमाग भी छोटे होंगे। इनके छोटे दिमाग की वजह से इनकी मौत वाक़ हो गई और ये नस्ल जल्द ही दुनिया से मिट गई। दोस्तों, इसके अलावा कुछ रिसर्चर का ये भी कहना है कि एक बड़े पैमाने पर जो जोग्राफियाई तब्दीलियाँ रोनमा हुई जिनकी वजह से डायनासोर्स खत्म हो गए। लेकिन कुछ साइंटिस्ट मौसमी तब्दीली को भी डायनासोर्स के खात्मे की वजह समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ट्रायसिक पीरियड से जुरासिक पीरियड फिर क्रिटेशियस पीरियड तक आते आते मौसम पहले से कितना तब्दील हो चुका था। अब डायनासोर्स तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, इसीलिए कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि मौसम की तब्दीली के साथ ये अपने जिस्म का दर्जा हरारत तब्दील नहीं कर सके और ख़त्म हो गए। एक और रिसर्च से ये बात सामने आई है कि इंडिया में 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा आतिशफशां फटा था, जिससे बड़े पैमाने पर कई गैसेस खारिज हुई जो आलमी आबो हवा में तब्दीली लेकर आईं, जिससे डायनासोर्स बहुत मुतासिर हुए और इनकी नस्ल ख़त्म हो गई। इसके अलावा अभी हाल ही में एक और नई रिसर्च सामने आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि गोश्तखोर डायनासोर्स, जिन्हें थेरोपोड्स कहा जाता था, उनसे उड़ने वाले जानवर यानी परिंदे इवॉल्व हुए। यानी कहा जा रहा है कि कई डायनासोर जिंदा भी बच गए होंगे और फिर इर्तिका के अमल से गुजरते हुए वो परिंदों की शक्ल में ढल गए। लेकिन यहाँ ये बात याद रखें कि इवोल्यूशन से उनकी वही नस्लें आगे चली जो उड़ने में महारत हासिल करती चली गईं। रीमल शाह अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सियाहत, सियासत और तमद्दुन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।